ये कहानी है एक ऐसे देश की जो दुनिया में ऑयल प्रोडक्शन में चौथे नंबर पर आता है, जहां हर दिन लगभग 50 लाख बैरल तेल जमीन से निकाला जाता है और जहां धरती के नीचे तेल के इतने बड़े भंडार छिपे हैं कि उसे ऑयल जाइंट कहा जाता है। लेकिन कहानी यहीं से अजीब हो जाती है, क्योंकि यही देश कभी सऊदी अरब से तेल खरीदता है, कभी नाइजीरिया से, और हैरानी की बात तो ये है कि ये अमेरिका से पेट्रोल तक इंपोर्ट करता है। अब सोचने वाली बात ये है, जब इसके पास खुद इतना तेल है तो ये बाहर से तेल क्यों खरीद रहा है? क्या ये अपने ही संसाधनों का यूज नहीं कर सकता? या फिर इसके पास जो तेल है वो सिर्फ कागजों में ही ताकतवर है? तो आखिर ये देश है कौन? ये है कनाडा। लेकिन असली सवाल अभी बाकी है, क्या कनाडा सच में एक ऑयल सुपर पावर है, या फिर इसके पास मौजूद तेल उतना काम का नहीं जितना हमें दिखता है? आज हम इस रहस्य को एक एक परत हटाकर समझेंगे, जहां आपको पता चलेगा कि ये सिर्फ तेल की कहानी नहीं है, बल्कि इसमें छिपा है जियोग्राफी का खेल, पॉलिटिक्स की चाल, इकोनॉमिक्स की मजबूरी और इंफ्रास्ट्रक्चर की सीमाएं। तो चलिए इस अनोखी और चौंका देने वाली कहानी को गहराई से समझते हैं। अगर कनाडा की बात की जाए तो ये दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा देश है। यहाँ पर बहुत सारे संसाधन हैं। अगर तेल की बात की जाए तो कनाडा का 80% से ज्यादा तेल केवल एक ही जगह से आता है, जिसका नाम है अल्बर्टा। अल्बर्टा में विशाल ऑयल सैंड्स हैं, जिनके अंदर गाढ़ा चिपचिपा बिटुमेन मौजूद है। 2024 में कनाडा ने लगभग 5 मिलियन बैरल प्रतिदिन उत्पादन किया था, जिसमें से 4.3 मिलियन बैरल अकेले अल्बर्टा से ही आया था। यानी अब आप समझ सकते हैं कि अल्बर्टा तेल के मामले में कितना महत्वपूर्ण है। लेकिन यहाँ पर एक समस्या है। एक्चुअली अल्बर्टा की आबादी लगभग 50 लाख है, वहीं अगर कनाडा की टोटल पॉपुलेशन की बात की जाए तो ये लगभग 4 करोड़ है। यानी कि जहाँ तेल बनता है वहाँ लोग कम हैं और जहाँ लोग ज्यादा हैं वहाँ तेल नहीं बनता, जिसकी वजह से जरूरतमंदों तक तेल पहुँचाना ही मुश्किल बना रहता है। कनाडा में ये तेल विरोधाभास क्यों है, ये समझने से पहले हम बात करते हैं कनाडा में तेल की कंजम्पशन की। कनाडा में तेल की सबसे ज्यादा खपत ओंटारियो, क्यूबेक और न्यू ब्रंसविक में होती है। ऐसा इसलिए क्योंकि यहाँ पर टोरंटो और मॉन्ट्रियल जैसे बड़े बड़े शहर हैं, मगर ये शहर अल्बर्टा से लगभग 3500 किलोमीटर की दूरी पर है और इतनी दूरी पर तेल का परिवहन अपने आप में ही बहुत ज्यादा महंगा हो जाता है। हमें पता है, अब आप सोच रहे होंगे कि आज के समय में ट्रांसपोर्ट के इतने साधन हैं जिनसे किसी भी चीज को जल्दी से कहीं भी पहुंचाया जा सकता है। ठीक है, मान लिया कि जमीन के रास्ते तेल से ले जाना थोड़ा रिस्की है, लेकिन पाइपलाइन का क्या कनाडा इतनी दूर तक पाइपलाइन नहीं बिछा सकता? जवाब है बिल्कुल बिछा सकता है और बिछाई भी है। ऐसा नहीं है कि कनाडा में पाइपलाइन नहीं है, वहाँ पहले से ही पाइपलाइन नेटवर्क है। एनब्रिज की मेन लाइन अल्बर्टा को देश के पूर्वी हिस्सों से जोड़ती है। लेकिन असली समस्या यहीं से शुरू होती है। ये पूरा सिस्टम काफी पुराना है और इसे आज के बढ़े हुए तेल उत्पादन के हिसाब से डिजाइन ही नहीं किया गया था। यानी जितना तेल आज निकाला जा रहा है उतना ट्रांसपोर्ट करने की इसकी क्षमता नहीं है। अब समाधान सीधा लगता है, नई पाइपलाइन बना लो। लेकिन यही सबसे बड़ी चुनौती बन जाती है। नई पाइपलाइन बनाने में $25 बिलियन से भी ज्यादा खर्च आता है। साथ ही पर्यावरण से जुड़े विरोध यानी एनवायरमेंटल प्रोटेस्ट्स बहुत बड़े स्तर पर खड़े हो जाते हैं। इंडिजिनस कम्युनिटीज से अनुमति लेना जरूरी होता है और इसके अलावा कई कानून रुकावटें भी रास्ते में आ खड़ी होती हैं। इसीलिए कागज पर आसान दिखने वाला ये काम असल में बेहद जटिल और मुश्किल बन जाता है। तो जब पाइपलाइन नहीं बना सकते तो क्यों न तेल को रेल से भेज दिया जाए? ऐसा किया जा सकता है। ऐसा नहीं है कि कनाडा के मन में ये ख्याल नहीं आया। इनफैक्ट कनाडा ऐसा कर भी चुका है। लेकिन 2013 में क्यूबेक के एक छोटे से शहर में भयानक हादसा हो गया था। दरअसल ये लाक मेंगातिक की बात है, जब कच्चे तेल से भरी ट्रेन पटरी से उतर गई थी, जिसमें भयंकर विस्फोट हुआ और 47 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई थी। यही वजह है कि तेल को रेल से भेजना बहुत ही ज्यादा सेंसिटिव और रिस्क भरा माना जाता है। हालांकि इससे पहले कई साल तक रेल से तेल एक जगह से दूसरी जगह तक भेजा जाता रहा, मगर इस हादसे ने सब कुछ बदल कर रख दिया। इस हादसे के बाद से तेल को ट्रेन से भेजना एक बड़ा राजनीतिक, सामाजिक और अत्यंत संवेदनशील मुद्दा बन गया है।
यही वजह है कि जब कनाडा में तेल होते हुए भी उसे दूसरे देशों से मांगने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है। हालांकि ये एक बड़ी वजह है, मगर इसके अलावा एक और रीज़न है जिसे असली ट्विस्ट कहा जाता है, और वो है ऑयल क्वालिटी। तो चलिए अब असली कारण पर आते हैं। अगर अल्बर्टा के तेल की बात की जाए तो यहाँ मौजूद तेल साधारण तेल नहीं है। जी हाँ, ये ऐसा तेल नहीं है जैसा यूएई, सऊदी अरब या इराक और ईरान में मिलता है। दरअसल ये अलग है और इसे वेस्टर्न कनाडा सेलेक्ट यानी WCS कहा जाता है। अगर WCS की बात की जाए तो ये बहुत ही ज़्यादा भारी और गाढ़ा होता है। इसके अंदर सल्फर और धातुएं बहुत ज़्यादा मात्रा में होती हैं, जिसकी वजह से इसे रिफाइन करना मुश्किल हो जाता है। रिफाइनरी की समस्या कनाडा की एक बहुत बड़ी समस्या है। पूर्वी कनाडा की अधिकांश रिफाइनरीज 40 से 50 साल पुरानी हैं। ये हल्के तेल के लिए ही बनी हुई हैं। इन रिफाइनरी को ऐसा इसलिए बनाया गया है क्योंकि जब तक कनाडा में तेल की खोज नहीं हुई थी, तब तक कनाडा में तेल मध्य पूर्व से आता था। लेकिन अगर आप भारी तेल को इन रिफाइनरीज में भेजेंगे तो मशीनें ज़्यादा घिसेंगी और जल्दी खराब हो जाएंगी। साथ ही उनका उत्पादन भी घट जाएगा। इनसे ऑयल का ज़्यादा रिमेन्स बचेगा और कॉस्टली अपग्रेड करना पड़ेगा, यानी कि इन रिफाइनरी में ये संभव नहीं है। हालांकि ऐसा नहीं है कि रिफाइनरी को अपग्रेड नहीं किया जा सकता, बिल्कुल इन्हें अपग्रेड किया जा सकता है। और ये तो आप जानते ही हैं कि रिफाइनरी को अपडेट करना बिल्कुल आसान नहीं है। एक रिफाइनरी को अपग्रेड करने की लागत 2 से 5 बिलियन डॉलर तक आती है, और अगर बिल्कुल नई रिफाइनरी बनानी हो तो 20 से 50 बिलियन डॉलर का खर्च आ सकता है। और समस्या ये है कि इसका पेबैक पीरियड 15 से 25 साल का ही होता है। यही वजह है कि कोई भी प्राइवेट कंपनी इतना लंबा वेट नहीं करना चाहती। यही कारण है कि इतना सब होने के बावजूद कनाडा अपने तेल को पूरी तरह रिफाइन नहीं कर पाता और उसे मजबूरी में अमेरिका को भेजना पड़ता है। मगर अब सवाल ये उठता है कि आखिर अमेरिका ने इतना महंगा रिफाइनरी अपग्रेड किया कैसे? दरअसल अमेरिका 20वीं सदी में ही अपनी रिफाइनरीज को हैवी ऑयल के लिए अपग्रेड कर चुका था। एक्चुअल में वही समय था जब अमेरिका अपना ज्यादातर तेल वेनेजुएला और मैक्सिको से खरीदता था। वहां से भी हैवी क्रूड आता था, इसलिए उसने अपनी रिफाइनरीज को जल्दी अपडेट कर लिया था ताकि वो हैवी क्रूड के लिए तैयार हो जाएं। और अमेरिका को इससे बहुत ज़्यादा फायदा भी मिला था, क्योंकि आपको वेनेजुएला संकट का समय तो याद ही होगा। जब वेनेजुएला संकट में गया और मैक्सिको ने अपना निर्यात घटा दिया, तब अमेरिका ने अल्बर्टा से तेल आयात करना शुरू कर दिया। क्योंकि कनाडा एक स्थिर देश है, साथ ही अमेरिका और कनाडा की सीमा साझा है, सीधी पाइपलाइन यहाँ तक आ जाती है। यही वजह है कि आज कनाडा अपने हैवी ऑयल का लगभग 70% अमेरिका को भेजता है, लेकिन इससे उसे नुकसान भी उठाना पड़ता है। ऐसा इसलिए क्योंकि अक्सर वेस्टर्न कनाडा सेलेक्ट डिस्काउंट पर बिकता है। पता है क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि एक तो ये लैंडलॉक्ड लोकेशन है, दूसरा पाइपलाइन कंस्ट्रेंट्स और लॉजिस्टिक कॉस्ट। अगर 2018 की बात करें तो इन वजहों से अनुमानित 15 से 20 बिलियन डॉलर का आर्थिक नुकसान हुआ था। तो फिर कनाडा ऐसा करता क्यों है? ऐसा इसलिए क्योंकि जैसा कि हमने अभी आपको बताया, कनाडा के पास में और कोई ऑप्शन नहीं है। अमेरिका कनाडा से तेल लेता है, उसे रिफाइन करता है, फिर पेट्रोल बनाकर कनाडा को वापस भेजता है, जिसकी वजह से कनाडा को काफी नुकसान झेलना पड़ता है। तो फिर क्या कभी कोई समाधान नहीं निकलेगा और कनाडा इसी तरह नुकसान सहने पर मजबूर होता रहेगा? जी नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इनफैक्ट अभी एक सॉल्यूशन भी नजर आ रहा है जिसका नाम है ट्रांस माउंटेन पाइपलाइन। असल में ऐसा कहा जा रहा था कि शायद ट्रांस माउंटेन इसका समाधान बन सकता है। हालांकि ये कोई नया सिस्टम नहीं है। दरअसल ट्रांस माउंटेन पाइपलाइन 1953 से ही मौजूद है, मगर इसकी क्षमता केवल लगभग 3 लाख बैरल प्रतिदिन थी। इसके बाद इसका एक्सपेंशन प्रोजेक्ट आया, जिसकी लागत बढ़कर करीब 34 बिलियन कनाडाई डॉलर तक पहुंच गई। अब अगर नई क्षमता की बात करें तो ये बढ़कर लगभग 8.9 लाख बैरल प्रतिदिन हो गई है और ये 2024 से चालू भी हो चुका है। अब कनाडा सिर्फ अमेरिका ही नहीं बल्कि चीन, दक्षिण कोरिया और भारत को भी तेल भेज रहा है। तो क्या इसका मतलब ये हुआ कि अमेरिका पर कनाडा की डिपेंडेंसी खत्म हो गई है? जी नहीं, ऐसा नहीं है, क्योंकि कुल एक्सपोर्ट अभी भी लगभग 4 मिलियन बैरल प्रतिदिन अमेरिका को ही जाता है।
ट्रांस माउंटेन एक्सपेंशन बस एक शुरुआत है, ये पूरी आजादी नहीं है। इसके अलावा संभावित नया एक्सपोर्ट प्रिंस रूपर्ट टर्मिनल हो सकता है, जो एशिया के सबसे नजदीक डीप वाटर पोर्ट्स में से एक है। यहाँ पर आबादी कम है। अगर 1 मिलियन बैरल प्रतिदिन की नई पाइपलाइन बनती है तो डिपेंडेंसी कम हो सकती है। तो फिर आखिर असली कहानी क्या है? चलिए अब इसे आखिर में आसान शब्दों में समझते हैं। दरअसल कनाडा के पास सच में तेल है, लेकिन इंफ्रास्ट्रक्चर रॉन्ग डायरेक्शन में बना हुआ है। इसके अलावा इसकी रिफाइनिंग क्षमता मिसमैच है और कनाडा का भूगोल भी बहुत मुश्किल है। हालांकि पैसे से इन सारी चीजों को सही किया जा सकता है, मगर प्रशासन अभी इसके लिए तैयार नहीं है, क्योंकि ये बहुत ही महंगा है। और ये तो आप जानते ही हैं, एनर्जी केवल रिसोर्स नहीं होती, एनर्जी लॉजिस्टिक्स, इंफ्रास्ट्रक्चर और पॉलिटिक्स का एक खेल होती है, जिसे कई देश मिलकर खेलते हैं। अगर कनाडा कुछ करना भी चाहे तो अमेरिका सामने आ जाएगा, क्योंकि कनाडा को जिस चीज से नुकसान होता है उसे अमेरिका को फायदा होता है। यानी कि कनाडा टेक्निकली रिच है, लेकिन स्ट्रैटेजिकली कंस्ट्रेंड भी है। यही कारण है कि तेल अमेरिका जाता है, पेट्रोल बनकर वापस आता है और पूर्वी कनाडा की अपने ही तेल को आयात करता रहता है। दोस्तों, तो ये थी कहानी कनाडा के तेल रहस्य की। आपका इसके बारे में क्या ख्याल है? अपनी राय हमें कमेंट करके बताना ना भूलिएगा। आज के लिए बस इतना ही। वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और शेयर करें और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें। जय हिंद दोस्तों।